नमस्कार दोस्तों, आपके और हमारे YouTube चैनल नर्सिंग करियर क्लब में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा। यदि किसी कारणवश नहीं देख पाए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज़रूर देखिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए हम आज BSc नर्सिंग थर्ड ईयर के सब्जेक्ट की यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन इस चीज़ की टाइटल इंडेक्स के बारे में देखेंगे कि आज अपन क्या क्या इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। पहला है इंट्रोडक्शन। आज का अपना टॉपिक है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। उसकी इंडेक्स देखिए आप। इंट्रोडक्शन जो आपको स्लाइड नंबर 5 पे मिलेगा, डेफिनेशन जो आपको स्लाइड नंबर 6 पे मिलेगा, फिर उसके बाद में मल्टीपल स्क्लेरोसिस टाइप जो आपको स्लाइड नंबर 8 पे मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस कॉजेज जो आपको स्लाइड नंबर 14 पे मिलेगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग जो आपको स्लाइड नंबर 15 पे मिलेगा। उसके बाद में पैथोफिजियोलॉजी है जो आपको स्लाइड नंबर 16 पे मिलेगा। नेक्स्ट 7 नंबर पे है साइन एंड सिम्टम्स जो आपको स्लाइड नंबर 19 पे मिलेगा। उसके बाद में डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स जो आपको स्लाइड नंबर 20 पे मिलेगा। 9 नंबर पर पॉइंट है मेडिकल मैनेजमेंट जो आपको 21 नंबर स्लाइड पे मिलेगा। फिर फार्माकोलॉजिकल थेरेपी जो आपको 22 स्लाइड नंबर पर है। फिर डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपी जो आपको 23 नंबर पे मिलेगा और उसके बाद में सिम्टम्स मैनेजमेंट है वो आपको 26 स्लाइड नंबर पे मिलेगा। ठीक है, तो आइए मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि मल्टीपल जो स्क्लेरोसिस जो डिजीज कंडीशन है वो आपके नर्वस सिस्टम से ली गई है। तो ये एक प्रकार की ऑटोइम्यून नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है जिसके अंदर अपन मल्टीपल स्क्लेरोसिस को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको बेसिकली एक सामने जो डायग्राम दिया गया है, एक तो नॉर्मल है और एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। स्क्लेरोसिस वहां पर उस चीज का माइलिन शीथ का डिस्ट्रक्शन यहाँ पे इसमें अपन दिखाया गया है। तो एक तरफ देखिए कि एक जो न्यूरॉन है उसकी जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल नॉर्मल है और उसके अंदर जो माइलिन शीथ जो कवर है वो भी बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन के अंदर है। उसका एक्सॉन सभी तरह का बिल्कुल जो भी कंडीशन स्ट्रक्चर नॉर्मल न्यूरॉन की वो सारी नॉर्मल है। लेकिन एक तरफ आप देख रहे हो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर क्या हो रहा है कि उसकी जो माइलिन शीथ कवर है वो उसके अंदर क्या आ रहा है? डिस्ट्रक्शन आ रहा है। तो ये माइलिन शीथ कवर के अंदर क्या होता है कि एक से ज्यादा माइलिन शीथ के कवर के अंदर डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है थोड़े दूर के अंदर, और सभी प्रकार की जो जो पूरे जो न्यूरॉन है उनके सभी जो माइलिन शीथ है उसके अंदर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। उसी कंडीशन को अपन मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर काउंट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखिए। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज ए प्रीडोमिनेंटली ए white matter disease and a neurodegenerative disorder of the central nervous system that include the brain, spinal cord and nerve। तो आपको पता है कि नर्व जो सेल है वो पूरे ब्रेन पोर्शन के अंदर, स्पाइन कोड के अंदर और नर्व के अंदर सब जगह पर पाई जाती है। तो ये जो बेसिकली जो न्यूरो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो कंडीशन है वो व्हाइट मैटर की डिजीज है जिसके अंदर न्यूरो डिजनरेटिव मतलब जिसके अंदर जो नर्व सेल्स है धीरे धीरे क्या होती है? टूटने लगती है, डैमेज होने लगती है। जो किस प्रकार की कहाँ की डिजीज है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज है जो अपने ब्रेन पोर्शन को, स्पाइनल कॉर्ड को और नर्व सेल को क्या करती है? इंक्लूड करते हैं। इट इज ए इंफ्लामेटरी एंड डीमाइलिनेटिक डिजीज। ये एक प्रकार की ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसकी वजह से इस पेशेंट के अंदर इंफ्लामेटरी कंडीशन देखने को मिलती है और साथ में उसके जो माइलिन जो शीथ है वो भी क्या होती है? डैमेज होने लग जाती है। तो उस कंडीशन को अपन उनको क्या बोल रहे हैं? उसको डीमाइलिनेटेड डिजीज बोल रहे हैं। ठीक है, इट इज प्रोग्रेसिव डिजीज। ये डिजीज एक बार अगर किसी भी पेशेंट को हो जाए तो वो बिल्कुल पूरी तरह से रिकवर नहीं होता है कभी भी, और धीरे धीरे वो क्या होती है? डिजीज कंडीशन बढ़ती रहती है। इसके बारे में अपन डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि डेफिनेशन में क्या है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज एन ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम व्हाइट मैटर कैरेक्टराइज्ड बाय ए रिलैप्सिंग और प्रोग्रेसिव कोर्स। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक प्रकार की ऑटोइम्यून डिसऑर्डर डिजीज कंडीशन है सीनस की जिसके अंदर वो उसके व्हाइट मैटर को इंक्लूड करता है। और इस प्रकार की डिजीज कंडीशन के अंदर क्या होता है? जो माइलिन शीथ होता है न्यूरॉन का वो धीरे धीरे क्या होता है? डैमेज होने लग जाता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से, जिसके अंदर उसके अंदर रिलैप्सिंग और प्रोग्रेसिव कोर्स आपको देखने को मिलेंगे कि उसके अंदर जो भी माइलिन शीथ है वो बिल्कुल डैमेज हो जाएंगे और उसकी वजह से उस नर्व सेल्स के अंदर कोई किसी प्रकार का कोई भी
नर्व कंडक्शन या ट्रांसमिशन नहीं होता है, और उसकी जो भी प्रोग्रेस, जो उनका कम्युनिकेशन है उसके अंदर क्या आएगा, वहां पर कमी आ जाएगी। तो एक प्रकार की रिलैप्सिंग और प्रोग्रेसिव कोर्सेस है, क्योंकि ये बीमारी एक बार अगर किसी पेशेंट के अंदर हो जाती है तो धीरे धीरे क्या होती है, वो प्रोग्रेस करती है। प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए आप, मल्टीपल स्क्लेरोसिस अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विच पार्ट ऑफ द सीनस इज अफेक्टेड। अपन ने ऑलरेडी लास्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस किया कि कौन मल्टीपल स्क्लेरोसिस सबसे ज्यादा सेंट्रल नर्वस पार्ट के अंदर किसको सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है। तो ऑप्शन में देखिए आप, नर्व सेल्स को, माइलिन को, प्लाक को और वर्टिब्रा को। हमने ऑलरेडी लास्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस कर चुके हैं अपन कि माइलिन शीथ इसके अंदर क्या होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर क्या होती है, डैमेज होती है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपको माइलिन शीथ ही मिलेगा, जो आप स्लाइड नंबर 5 से उसको रेफर कर सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कितने टाइप है। बेसिकली मल्टीपल स्क्लेरोसिस के 4 टाइप होते हैं, रिलैप्सिंग रिमिटेटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तीसरे नंबर पे है प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, फोर्थ नंबर पे है सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब इसको अपन वन बाय वन अपन नेक्स्ट स्लाइड से इसको डिस्कस करेंगे। पहले इस पे क्वेश्चन देख लीजिए आप कि किस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो इसमें क्या है, विच इज नोट द टाइप ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। फर्स्ट पॉइंट है रिलैप्सिंग रिमिटेटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और उसके बाद में जो रिग्रेशन मल्टीपल स्क्लेरोसिस है वो अपन ने ऑलरेडी लास्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस किया कि रिग्रेशन मल्टीपल स्क्लेरोसिस बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जो 4 नंबर का जो पॉइंट है वो इसका राइट आंसर है कि वो इसके मल्टीपल स्क्लेरोसिस का टाइप नहीं है। उसके बाद में अपन इसके जो टाइप दिए गए थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसका पहला पॉइंट है रिलैप्सिंग रिमिटेटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। पहले आप इसका थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देखिए। It is characterized by clearly acute attack with full recovery and residual deficit upon recovery. Periods between disease relapse are characterized by lack of disease progression. अब इसके अंदर जो डायग्राम के अंदर जो पहला पॉइंट दिया हुआ है रिलैप्सिंग रिमिटेंट के अंदर, उसमें देखिए कि एक तरफ उसका टाइमिंग शेड्यूल दिखाया गया है और एक तरफ उसकी जो डिसेबिलिटी है डिजीज कंडीशन की उसके बारे में दिखाया गया है। तो इसमें आप देख रहे हो कि एक ब्लॉक बने हुए हैं। पहला ब्लॉक है बिल्कुल आपको एक ब्लॉक बन के आ रहा है कि उसके अंदर वो डिजीज कंडीशन क्या हो रही है, एक बार आपको अटैक हुआ और फुल रिकवरी वो चीज क्या हो गई, वापस उस पेशेंट के अंदर हो गई। फिर उस पेशेंट के अंदर वापस से वो चीज डिजीज कंडीशन आएगी और फिर से वो चीज में रिकवरी हो जाएगी। लेकिन क्या होता है कि ये डिजीज आपको पता है कि प्रोग्रेसिव होती है, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो चीज वापस अटैक करेगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि उस कंडीशन के अंदर पूरा रिकवरी नहीं होगा और धीरे धीरे हल्का फुल्का उसके अंदर क्या होगा, वो कंडीशन में थोड़ा प्रोग्रेस हो जाएगा। पीरियड बिटवीन डिजीज कंडीशन रिलैप्सेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन। जो डिजीज कंडीशन के बीच में जो पीरियड का जो अटैक दिया हुआ है उसमें क्या होता है कि जो प्रोग्रेशन है वो कैसा होगा, एकदम फास्ट नहीं है, बहुत स्लो है। आपको ऐसा लगेगा कि उसके अंदर फुल रिकवरी हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि वहां पर रिकवरी नहीं होती पूरी। तो वो आपको जो भी डिजीज प्रोग्रेशन है बहुत स्लो दिखेगा, लेकिन उसका जो अटैक है तो पेशेंट के अंदर क्या होता है कि एक बार अटैक आने के बाद में उसको पेशेंट को यूं फील होता है कि ये चीज वापस ठीक हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल में वो चीज होती नहीं है। वो उस अटैक के बाद में थोड़ा हल्का प्रोग्रेस करने लग जाती है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड पॉइंट है प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसके अंदर आप देखिए प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय डिजीज शोइंग प्रोग्रेशन ऑफ डिसेबिलिटी फ्रॉम ऑनसेट विदाउट ग्रेटियस एंड टेम्परेरी माइनर इंप्रूवमेंट्स। इस कंडीशन में क्या होता है कि कंडीशन अगर पेशेंट को मल्टीपल स्क्लेरोसिस कंडीशन हो चुकी है तो वो क्या होता है कि पेशेंट के अंदर धीरे धीरे प्रोग्रेस करती रहेगी और उसकी डिसेबिलिटी को क्या करती रहेगी, बढ़ाती रहेगी। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो वापस नॉर्मल कंडीशन के अंदर बिल्कुल भी नहीं आती है, बस वो थोड़े टाइम के लिए वहां पर हल्का सा इंप्रूवमेंट दिखाती है, टेम्परेरी इंप्रूवमेंट दिखाती है, लेकिन वो डिजीज कंडीशन क्या होती है वो धीरे आप बढ़ती रहती है। आप डायग्राम नंबर 2 पे देखिए, प्राइमरी प्रोग्रेस के अंदर देखिए कि वो डिजीज कंडीशन वापस नॉर्मल रिकवरी के मतलब नीचे टाइम में रिकवरी में नहीं आ रही है, वो धीरे धीरे क्या कर रही है, वहां पर प्रोग्रेस करती हुई नजर आ रही है आपको। उसके बाद में देखिए सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो आपका 3 नंबर का पॉइंट है। इसमें देखिए इट बिगिंस विद एन इनिशियल PRR का मतलब है यहाँ पर रिलैप्सिंग रिमिटेंट कोर्स
followed by progression of variable rates which may also include occasional relapse and minor remission. इस कंडीशन में देखिए कि फर्स्ट एक दो में आपको क्या बोला है कि इनिशियल आरआर कोर्स, मतलब पहली वाली जैसी जो कंडीशन है रिलैप्सिंग और रिमिटिंग की पेशेंट को अटैक हुआ और वो वापस रिकवर हो गया, फिर उस पेशेंट को हल्का अटैक आया मल्टीपल स्क्लेरोसिस का और वो चीज वापस क्या हो गई, रिकवर हो गई। लेकिन क्या हो रहा है कि मैंने ऑलरेडी बात की थी, ये चीज प्रोग्रेसिव है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि पेशेंट को अब ओकेजनली वो चीज क्या होगी, धीरे धीरे रिलैप्स होगी और माइनर रिमिशन उस कंडीशन में पेशेंट को देखने को मिलेगा। लेकिन पेशेंट की जो प्रोग्रेस कंडीशन है वो बिल्कुल धीरे 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 बढ़ती जाएगी और एक बहुत आगे की तरफ ये चीज निकल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 4 नंबर का, देखिए प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंट के अंदर प्रोग्रेस आपको नजर आएगा। अगर पेशेंट के अंदर कई बार आपको क्या होता है कि एक्यूट रिलैप्स भी नजर आ सकता है, लेकिन पेशेंट बिल्कुल भी पूरी तरह से रिकवरी नहीं होगा। और इस कंडीशन में क्या होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो कंडीशन है वो धीरे 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 वर्स कंडीशन की तरफ जाती रहती है। उसके बाद अपन बात करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस कॉजेज। बेसिकली अगर अपन इसके मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कॉजेज के बारे में बात करें तो इसका जो एग्जैक्ट कॉज है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि किस कारण की वजह से ये चीज होती है। ठीक है, फिर भी उसके बारे में अपन कुछ पॉइंट के बारे में इसमें डिस्कस करते हैं। इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस पेशेंट ए हायर नंबर ऑफ इम्यून सेल्स इज सीन which suggest there might be an immune response. This is suspected to be due to a various or genetic defect. कई बार क्या होता है कि अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट है तो उसके अंदर क्या करते हैं अपन, उसको इसकी इम्यून सेल्स को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि उसका इम्यून सेल्स है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि उस हो सकता हो किसी वायरस की वजह से या किसी जेनेटिकल मॉडिफिकेशन की वजह से उस पेशेंट के अंदर कोई इम्यून सिस्टम्स अफेक्ट हो रहा हो या वो उस चीज को अफेक्ट कर रही हो, तो वहां पर उसका वो रीजन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अदर केसेस आर एनवायरमेंटल एंड हेरिडिटरी। कई बार क्या होता है कि एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से भी पेशेंट के अंदर मल्टीपल स्क्लेरोसिस देखने को मिलता है और कुछ कारणों में हेरिडिटी भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग डिस्पोजिशन इज इंडिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए स्पेसिफिक क्लस्टर हेप्लोटाइप ऑफ ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस ऑन द सेल वॉल। कई बार क्या होता है कि पेशेंट के जेनेटिक डिस्पोजिशन जो फैक्टर रहता है वो भी क्या करता है, उस चीज को अफेक्ट करता है। और इसके अंदर पेशेंट के अंदर क्या होता है, एक प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक क्लस्टर हैप्लोटाइप ऑफ ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस है वो उसकी वॉल पर क्या होता है आपको मिलता है। इसकी वजह से इस प्रेजेंस में इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू फैक्टर्स सच एज वायरस एंड ट्रिगर द ऑटोइम्यून सिस्टम्स या ऑटोइम्यून रेस्पॉन्स एक्टिवेटेड इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रेजेंस, ये आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है, अब इसके बारे में देखिए आप कि कुछ फैक्टर्स भी इसके बारे में इसमें इंक्लूड किए गए हैं कि वो फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। तो अपन पहला फैक्टर के बारे में बात करते हैं, जेनेटिक फैक्टर। उसके अंदर पहला पॉइंट आया जेंडर, कि जेंडर भी इस चीज को अफेक्ट कर सकता है। स्पेसिफिकली जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो कंडीशन है जेंडर में, वो फीमेल में सबसे ज्यादा देखने को, फीमेल में मोस्ट ऑफ देखी जाती है। और फैमिली हिस्ट्री ऑफ, अगर ऑलरेडी किसी पेशेंट को फैमिली हिस्ट्री में अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तब भी उसको हो सकता है, और एसएस में भी है पेशेंट को देखने को मिल सकता है। अगर अपन जियोग्राफिकल प्रिविलेंस के हिसाब से देखें तो यूरोप में सबसे ज्यादा, और यूरोप, न्यूजीलैंड, साउथर्न ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अंदर ये चीजें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद में अगर एनवायरमेंटल फैक्टर के बारे में बात करें तो वायरस इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की कमी की वजह से या प्रॉब्लम की वजह से भी पेशेंट को मल्टीपल स्क्लेरोसिस देखने को मिल सकता है। उसके बारे में बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। जेनेटिक फैक्टर के अंदर अपन ने क्या डिस्कस किया था कि जेंडर, फैमिली और एसएस 3 पॉइंट जेनेटिक फैक्टर के अंदर अपन इंक्लूड करते हैं, और इन्फेक्शन जो पॉइंट है वो जेनेटिक फैक्टर के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। वो फैक्टर अपन ने किसके अंदर पढ़ा था, एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर पढ़ा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इन्फेक्शन होगा, कि जेनेटिक फैक्टर के अंदर अपन इन्फेक्शन को इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, कि पैथोफिजियोलॉजी कंडीशन में क्या आपको देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले अपन ने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया है कि एक प्रकार का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर की वजह से, या प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक क्लस्टर ऑफ ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन की वजह से आप उसमें क्या होता है, कुछ चेंजेस आते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट दिखाया जा रहा है कि सेंसिटाइज T and B lymphocytes cross the BBB blood
ब्रेन बैरियर, जो टी सेल्स और बी लिम्फोसाइट सेल्स है वो क्या करती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है, और इसका जो बेसिकली जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, सीएनएस के लिए एंटीजेंस को रेडी करना है, उसके लिए इसको चेक करना है। इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस सेंसिटाइज टी एंड टी सेल्स रिमेन इन द सीएनएस एंड प्रमोट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द एजेंट दैट डैमेज द इम्यून सिस्टम्स। टी सेल्स क्या करती है, सीएनएस के अंदर प्रेजेंट होकर और जो ऐसे एजेंट को इन्फिल्ट्रेट कर देती है जो क्या करता है, अपने इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। इसके बाद में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम अटैक लीड्स टू इन्फ्लेमेशन दैट डिस्ट्रॉय माइलिन एंड डेंड्रोजियल सेल्स दैट प्रोड्यूस माइलिन इन द सीएनएस। इसके बाद में जो टी सेल्स है वो क्या करता है, उस इम्यून सिस्टम सीनस सिस्टम के अंदर क्या करता है, अपने ही सेल्स के खिलाफ वो क्या कर देता है, अटैक कर देता है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो एक प्रकार की डिजीज कंडीशन है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या होती है, उसके अंदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आने लग जाती है। और वो क्या करता है, पूरे अपने जो माइलिन शीथ कवर है, डेंड्रोजियल जो सेल्स है जो माइलिन्स को प्रोड्यूस करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, उसको भी वो क्या करने लग जाता है, धीरे धीरे डैमेज करने लग जाता है। इसके बाद में क्या होता है, डीमाइलिनेशन इंटरप्ट्स द फ्लो ऑफ नर्व इंपल्सेस एंड रिजल्ट इन वेयरिंग ऑफ मैनिफेस्टेशन डिपेंडिंग ऑन द नर्व अफेक्टेड। डीमाइलिनेशन इंटरप्ट्स का मतलब क्या है कि जैसे जैसे जो माइलिन शीथ कवर है वो धीरे धीरे टूटते जाएंगे, डिमाइलिनेटेड होते जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, अपने उस नर्व इंपल्सेस के अंदर जो भी फ्लो हो रहा है उसको क्या करेंगे, उसको वो इंटरप्ट करेंगे, जिसकी वजह से कुछ साइन एंड सिम्टम्स बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। और जैसे जैसे ये माइलिन शीथ डैमेज होती जाएगी तो क्या होता जाएगा कि जो नॉर्मल जो नर्व कंडक्शन का जो काम है जिसका वो क्या होता जाएगा, खराब होता जाएगा। और नर्व डिपेंड करती है कि कितना माइलिन शीथ डैमेज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज क्या होती है, अफेक्ट होती रहती है। प्लाक अपीयर ऑन डिमाइलिनेटेड एक्सोन फर्दर इंटरप्टिंग द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस। कई बार क्या होता है कि वहां पर प्लाक फॉर्मेशन भी हो जाता है, वहां पर बिल्कुल स्कार फॉर्मेशन भी हो जाता है। जैसे जैसे वो माइलिन शीथ डैमेज होती है तो वो क्या करती है, वहां प्लाक फॉर्मेशन बना लेती है, और वो एक्सोन के आसपास के एरिया में या उसके जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या करती है, वो वहां पर अपीयर हो जाता है प्लाक फॉर्मेशन, जिसकी वजह से इंपल्सेस का जो भी ट्रांसमिशन होता है वो उसको क्या कर सकता है, इंटरप्ट कर देता है। इसके बाद में अपन बेसिक से उसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। जितने भी साइन सिम्टम्स है वो उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग अपन को नजर आएंगे कि कौन सी ब्रेन की कौन से पोर्शन के अंदर, कौन से लोब के अंदर वो चीज अपन को अफेक्ट कर रही है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज क्या होती है वहां पर आपको नजर आती है। तो पहला पॉइंट है उसका फटिग, कि पेशेंट के अंदर बिल्कुल फटिगनेस आएगी। फटिगनेस से क्या होता है, पेशेंट को वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है वो उसको अफेक्ट करता है, और मोस्ट डिसेबलिंग सिम्टम्स आपको ये नजर आएगा। उसके बाद में है उसका विजन प्रॉब्लम। विजन प्रॉब्लम में क्या होता है कि पेशेंट की जो ऑप्टिक विजुअल लॉस के अंदर क्या होता है, उसके जो ऑप्टिक नर्व है वो उसको क्या करती है, उसको वो अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर विजन प्रॉब्लम आती है, डिप्लोपिया वाली कंडीशन आती है। ठीक है, नेक्स्ट है टिंगलिंग एंड नमनेस, जो नर्व कंडक्शन में प्रॉब्लम की वजह से टिंगलिंग और नमनेस पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद वर्टिगो एंड डिजीनेस देखने को मिलता है। मसल्स वीकनेस एंड स्पाज्म कंडीशन पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि इसके अंदर स्पास्टिसिटी देखने को मिलेगी पेशेंट को। मसल स्पाज्म होने की वजह से क्या होता है कि पेशेंट की मसल्स अकड़ जाती है, और इसके अंदर जो चीजें हैं वो एक्सट्रीमिटी और उसके एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस है वो भी उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। प्रॉब्लम विद बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन भी आपको देखने को मिलेगा। स्पीच एंड स्वलोविंग प्रॉब्लम्स पेशेंट को देखने को मिलेगी। उसके बाद में उसके कॉग्निटिव डिसफंक्शन पेशेंट को क्या करते हैं, देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है उसका डिफिकल्टी विथ वॉकिंग। इसमें पेशेंट को क्या होता है, उसके मूवमेंट के अंदर पेशेंट को क्या होती है, प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है ब्लैडर एंड बाउल डिसफंक्शन पेशेंट को अंदर देखने को मिलता है। उसके अंदर सेक्सुअल डिसफंक्शन आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद में पेशेंट में मूड स्विंग और डिप्रेशन भी पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। ये सारे जो साइन सिम्टम्स है पेशेंट की जो नर्व इंटरप्ट हुई है या उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको वो चीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट है उसकी डायग्नोस्टिक फाइंडिंग। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में अपन क्या करते हैं, पेशेंट का कि कुछ पॉइंट्स है उसके द्वारा अपन उसको फाइंड आउट करते हैं कि पेशेंट के अंदर उसकी कैसे इस कंडीशन है। पहला है उसका न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग।
न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग में अपन उस पेशेंट का क्या कर रहे हैं, उसका न्यूरोलॉजिकल जो टेस्ट है वो अपन उसका परफॉर्म कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि उसका कितना मेंटल हेल्थ वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस चीज के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं उसका। नेक्स्ट है उसके अंदर सेक्सुअल हिस्ट्री, कि पेशेंट की जो सेक्सुअल हिस्ट्री है वो किस टाइप की है, कुछ अफेक्ट उसके सेक्सुअल फंक्शन डिसफंक्शन हुए है कि नहीं हुए है। कई बार क्या होता है नर्व कंडक्शन के प्रॉब्लम की वजह से सेक्सुअल फंक्शन के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है, और उसकी हिस्ट्री के बारे में अपन क्या करेंगे, उसको पता करेंगे। नेक्स्ट है उसका एमआरआई। एमआरआई में अपन क्या करते हैं, उसका एमआरआई करके उसके नर्व कंडक्शन के अंदर जो भी छोटी छोटी जो इंटरप्शन आ रहा है उसके बारे में अपन क्या करते हैं, उसका पता लगाते हैं। सीएसएफ चेक करेंगे, सीएसएफ में उसका किसी प्रकार का कोई वायरस इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, उसके बारे में अपन उसको पता लगाएंगे। उसके बाद में उसके अंडरलाइंग ब्लैडर डिसफंक्शन इज डायग्नोस्ड बाय यूरोडायनामिक स्टडीज। यूरोडायनामिक स्टडीज के द्वारा उसका अपन क्या करते हैं, ब्लैडर डिसफंक्शन भी चेक करते हैं कि किसी कोई कंडीशन की वजह से उसमें कुछ ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो डिसफंक्शन वगैरह तो नहीं आ रही है। ठीक है, दीज ऑल आर डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स विच आर हेल्पफुल इन द diagnostic of multiple sclerosis conditions। इसके बाद में अपन बात करते हैं उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में। मेडिकल ट्रीटमेंट में अपन उसका नो क्योर एग्जिस्ट फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अपन ने ऑलरेडी बात किया है कि पेशेंट की इस कंडीशन में अगर पेशेंट आ गया है तो उसका ट्रीटमेंट होना मुश्किल होता है। फिर भी उसके अपन क्या करते हैं, उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। An individual's treatment progression is indicated to relieve the patient symptoms and provide continuing support, particularly for patient with cognitive changes। अपन क्या कर रहे हैं कि उसके सिम्टम्स को देख के उसको कंटिन्यू सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और उसके कॉग्निटिव चेंजेस कौन कौन से है उसके अकॉर्डिंग अपन उसको क्या कर रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। द गोल ऑफ ट्रीटमेंट आर टू डिले द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज, मैनेज क्रॉनिक सिम्टम्स एंड ट्रीट एक्यूट एक्सरबेशंस। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, इसका अपना मेन जो गोल होता है वो क्या होता है कि जो उसकी डिजीज कंडीशन का जो प्रोग्रेशन है उसको क्या करना, मेंटेन करना है, उसको डिले करना है, और उसके जो क्रोनिक सिम्टम्स है उसको मैनेज करके चलना है, और उसके जो एक्यूट कंडीशन के जो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं उसको क्या करना है, अपन को ट्रीटमेंट देना है। तो इसमें अपन उसको पहले अपन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी उसको प्रोवाइड करते हैं। मेडिकेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय मल्टीपल स्क्लेरोसिस इंक्लूड दोज फॉर डिजीज मॉडिफिकेशन एंड दोज फॉर सिम्टम्स मैनेजमेंट। इस प्रकार की थेरेपी के अंदर अपन दो प्रकार के मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है डिजीज मॉडिफिकेशन, दूसरा है सिम्टम्स मैनेजमेंट। तो पहली कंडीशन में आप देखिए डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपीज के बारे में आप देखिए कि the disease modifying medication reduce the frequency of relapse and duration of relapse and number and size of plaque observed in on MRI। इस डिजीज मॉडिफाइंग कंडीशन में अपन क्या करते हैं, उस पेशेंट को मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से उसके जो रिलैप्स है उसकी फ्रीक्वेंसी को दूर रोकते हैं, और उसके जो ड्यूरेशन है उसको खत्म करते हैं, और जो भी MRI के अंदर उसका जो प्लाक फॉर्मेशन नजर आया है, नंबर ऑफ प्लाक फॉर्मेशन, साइज ऑफ प्लाक फॉर्मेशन है, उसको भी अपन क्या करते हैं, उसको खत्म करते हैं। तो इसके अंदर पहली जो मेडिकेशन है वो अपन प्रोवाइड करते हैं इंटरफेरॉन बीटा 1A, जिसके अपन ब्रैकेट में देखिए रेबिन, एंड इंटरफेरॉन बीटा 1B बीटास्ट्रोन आर एडमिनिस्टर्ड सबक्यूटेनियसली। उसके बाद में अपन उसको प्रोवाइड करते हैं अनदर प्रिपरेशन फॉर इंटरफेरॉन बीटा एवोनक्स इज एडमिनिस्टर्ड इंट्रामस्कुलरली वंस ए वीक। साइड इफेक्ट इसमें देख लेंगे तो आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। उसके बाद में उसका है बेंजियोजेपिन्स, टिजानिडीन एंड डेंट्रोलेन may also be used to treat spasticity, मसल स्पासिटी या पेशेंट के अंदर उसकी हो चुकी है एक्सट्रीमिटी के अंदर, तो उसको अपन भी क्या करते हैं, उसको इस मेडिसिन के द्वारा ट्रीट करते हैं। फटिग्स दैट इंटरफेयर विद एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में बी ट्रीटेड विद एमेंटाडीन, पेमोलिन एंड फ्लोक्साजिन। जो भी अगर पेशेंट के अंदर फटिगनेस वगैरह वीकनेस वगैरह नजर आ रही है तो अपन इन मेडिसिन के द्वारा उसको अपन ट्रीटमेंट देंगे। पेशेंट के अंदर अगर अटैक्सिया की प्रॉब्लम आ रही है, इज क्रॉनिक प्रॉब्लम मोस्ट resistant to treatment, medication used to treat ataxia include beta adrenergic blockers, इंद्राल अपन उस पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, एंटी सीजर्स पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, न्यूरोन्टीन और बेंजोडाइजापिन्स पेशेंट को अपन प्रोवाइड करेंगे। ये सारे क्या है, डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपीज है जिसके द्वारा अपन जो भी उसकी प्रॉब्लम आ रही है पेशेंट के अंदर उसको अपन क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। उसके बाद में एक और देखिए डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपीज के अंदर देखिए कि पेशेंट को और क्या प्रोवाइड कर रहे हैं अपन। ग्लैटिरमर एसीटेट रिड्यूस करता है रेट ऑफ रिलैप्स इन द RR कोर्सेज,
जो अपन ने रिलैप्सिंग रेमिटिंग के अंदर पढ़ा था कि उसको एक बार एक्यूट अटैक आ गया वापस फिर वो रिकवर हो रहा, तो उस दौरान अपन ये वाली डिजीज मेडिकेशन उसको प्रोवाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है उसका कोपेक्सोन इज एडमिनिस्टर्ड सबक्यूटेनियसली डेली। इट एक्ट्स बाय इंक्रीजिंग द एंटीजन स्पेसिफिक सप्रेसर टी सेल्स। जो टी सेल्स जो बढ़ रही थी उसको रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, ये वाली मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में अपन आईवे मिथाइल प्रिडिसोलोन मिथाइल प्रिडिनोसोलोन, ये एक प्रकार की ऐसी एजेंट है जिसको क्या करते हैं, एक्यूट रिलैप्सिंग को हम क्या करते हैं उसको ट्रीट कर सकते हैं, जो आरआर कोर्स के अंदर अपन को देखने को मिलती है, और शॉर्टन द ड्यूरेशन ऑफ द रिलैप्स। जो उसकी रिलैप्स है उसको शॉर्टन करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। उसके बारे में अपन बात करते हैं कि पेशेंट के कुछ सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग उसको मैनेजमेंट प्रोवाइड करना। मेडिकेशन आर आल्सो प्रिस्क्राइब्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ स्पेसिफिक सिम्टम्स, जैसे बैक्लोफेन, गामा अमीनो butyric acid agonist is the medication of choice for treating spasticity orally and by intrathecal injection for several spasticity. Bladder and bowel problems are often among the most difficult ones for patient, and a variety of medications, anticholinergic agent, alpha adrenergic blockers, एंटीस्पाज्मोडिक एजेंट, इन सभी मेडिकेशन के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट के अंदर जो सिम्टम्स निकल रहे हैं उसको अपन रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसको अपन एस्कॉर्बिक एसिड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में नर्सिंग प्रोसेस के बारे में देखिए कि उसका पहला पॉइंट है असेसमेंट। तो सबसे पहले अपन असेसमेंट में क्या करेंगे, नर्सिंग असेसमेंट एड्रेसेस न्यूरोलॉजिक डेफिसिट, सेकंड द कॉम्प्लिकेशन एंड द इम्पैक्ट ऑफ द डिजीज ऑन द पेशेंट एंड फैमिली। नेक्स्ट पॉइंट है पेशेंट इज असेस्ड फॉर वीकनेस, स्पासिटी, विजुअल इम्पेयरमेंट, इनकॉन्टिनेंस एंड डिसऑर्डर ऑफ swallowing एंड स्पीच। उसकी नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में देखिए आप, impaired bed and physical mobility related to weakness, muscles paralysis and spasticity. Second है risk for injury related to sensory and visual impairment. तीसरा पॉइंट है impaired urinary and bowel elimination related to nervous system dysfunction. थर्ड पॉइंट है impaired verbal communication and risk for aspiration related to cranial nerve involvement. तो थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अगर आपको कोई भी चीज का अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं वीडियो के अंत में। सो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीपल स्क्लेरोसिस कंडीशंस। यदि वीडियो से संबंधित कोई भी परेशानी आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आपकी परेशानी दूर कर सके। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।